हेलो नमस्कार, आप लोग को फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर जीके जीएस फॉर यूपी पुलिस, तो इसकी सीरीज़ शुरू की जा रही है जो कि आपके आगामी जो परीक्षा है आपकी पुलिस की आने वाली है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे हम केवल जो है जीके की सीरीज को देखने वाले थे। टेस्ट आपका फर्स्ट है। एक आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आपको जवाब करना है कमेंट करके कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका पीडीएफ आपको दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, टेलीग्राम पे दिया जाएगा। तो टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ें, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। शुरू करते हैं और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। आपके पास है 10 सेकेंड, तो इन्हीं 10 सेकेंडों में आपको कोशिश करना है कि इसका उत्तर करने की इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट जवाब करेंगे, सही उत्तर क्या है। कोल आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र था। कोल आंदोलन से पूछा जा रहा है कि कौन सा क्षेत्र जो है प्रभावित था। तो झारखंड और यहाँ पे जो वर्तमान आपका झारखंड और बिहार है उन क्षेत्रों की बात की जा रही है। तो यहाँ पे छोटा नागपुर का जो पठार है उस क्षेत्र की बात की जा रही है, तो उस क्षेत्र वहाँ पे प्रभावित था कोल आंदोलन से। अगर कभी आपसे पूछ ले कोल आंदोलन कब घटित हुआ था या कब जो है चल रहा था, तो 1831 से आपको ध्यान रखना है 32 के बीच में। ठीक है, 1831-32 के बीच में कोल आंदोलन आपका प्रभावी था, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और इसका उत्तर करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष की बात की जा रही है, तो कौन थे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है, तो यहाँ पे मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो है इसके जो है अंतिम क्या थे? उपाध्यक्ष थे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और इसके जो अध्यक्ष होते थे, जो आपके प्राइम मिनिस्टर उस समय रहेंगे आपके, कब की ये बात की जा रही है? तो ये बात की जा रही है आपकी यहाँ पे जब आपका नीति आयोग लाया गया उससे पहले की जस्ट बात की जा रही है। ठीक है, जब इसको 2014 में समाप्त किया गया तो उस समय जो आपको देखना है कि प्रधानमंत्री कौन थे उससे पहले, क्योंकि बीच में ही जो चेंज हुआ है कार्यकाल किसका? नरेंद्र मोदी आ गए हैं, तो उससे पूर्व जो भी आपके प्राइम मिनिस्टर थे उनको आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे बात करें गुलजारी लाल नंदा, योजना आयोग के ही हम बात कर रहे हैं, तो गुलजारी लाल नंदा जो है यहाँ पे योजना आयोग के जो है पहले उपाध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, जब आपकी योजना आयोग की स्थापना की गई 1951 में, तो उस समय जो उपाध्यक्ष का पद जो है नहीं सृजित किया गया था। तो अब इसको बनाया कब गया? तो यहाँ पे उपाध्यक्ष की जो स्टार्टिंग की गई वो 1957 में 17 फरवरी 1957 में। और इसी समय जो है आपका तब जाके उपाध्यक्ष का पद, और पहले जो बने थे यहाँ पे गुलजारी लाल नंदा बने थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और योजना आयोग की स्टार्टिंग जो है 1951 से हुई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। मनमोहन सिंह जो है आपके अंतिम जो है इसके अध्यक्ष के रूप में थे। और अगर पहला आपसे कभी पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और यहाँ पे उत्तर करेंगे इसका कि सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से नई कृषि युक्ति यहाँ पे रहना चाहिए था। ठीक है, नई कृषि युक्ति के रूप में किसे जाना जाता है? तो नई कृषि युक्ति के रूप में किसे जाना जाता है? तो हरित क्रांति को। ध्यान रखेंगे, किसको? हरित क्रांति को। हरित क्रांति के अगर यहाँ पे लाने का श्रेय जो है किसको दिया जाए, या कह सकते हैं उसका जनक जो है किसको कहा जाता है? तो मैक्सिको निवासी जो नॉर्मन बोरलॉग थे उनको कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को ही जो है हरित क्रांति का जनक या हरित क्रांति का पिता के रूप में भी जाना जाता है। तो नॉर्मन बोरलॉग, ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ के थे? मैक्सिको के थे। अगर आपका बात करें कि जो हरित क्रांति नाम दिया गया था वो किसने दिया था, तो विलियम गॉड के द्वारा ये नाम दिया गया था। अगर कभी आपसे ये चीज़ पूछ ले कि भारत में जो है हरित क्रांति, ठीक है, भारत में जो है हरित क्रांति के जनक, भारत में जनक कौन है हरित क्रांति के, तो आपका जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे डॉक्टर एस स्वामीनाथन की बात की जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और जो प्रथम हरित क्रांति के चरण के रूप में जाना जाता है भारत में, वो आपका 1966 से 67 था। उस समय आपकी पंचवर्षीय योजना अगर पूछ लेगा तो उस समय आपकी पंचवर्षीय योजना जो है तीसरी चल रही थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पे जॉब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है। ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। ग्रामोफोन के आविष्कार की बात की जा रही है, तो किसने इसका आविष्कार किया उस बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो एडिसन के द्वारा जो यहाँ पे ग्रामोफोन का आविष्कार किया कब किया गया है, तो 1878 में 1878 में जो है यहाँ पे ग्रामोफोन का आविष्कार किया गया। अगर बात की एम्पियर के द्वारा क्या आविष्कार किया, तो गैल्वेनोमीटर का आविष्कार किया गया था। ठीक है,
यहाँ पे जो है एम्पियर के द्वारा गैल्वेनोमीटर का आविष्कार किया गया। रॉन्टजन की बात करेंगे तो एक्सरे किरणों जो है, एक्सरे की आविष्कार इनके द्वारा किया गया था। वाटरमैन की बात करेंगे तो इन्होंने जो है फाउंटेन पेन की खोज की थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, साइंस से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आपके हमने 25 क्वेश्चन शामिल किए हैं, तो इसी प्रकार से आपके 25 क्वेश्चन आते रहेंगे। निम्नलिखित में से जड़त्व के नियम का उदाहरण नहीं है। जड़त्व के नियम का उदाहरण नहीं, ध्यान रखेंगे उदाहरण नहीं है बोल रहा है, तो इस चीज़ पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है। गिलास पर रखे गत्ते को अचानक हटा देने पर उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर, एकदम सही है, ये जड़त्व के नियम को फॉलो करता है, इनर्शिया के नियम को फॉलो करता है। चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे को झुक जाते, ये भी फॉलो करता है। बस अथवा रेलगाड़ी के अचानक चलने पर उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, यहाँ पे झुक जाते हैं, ठीक है, तो ये भी आपका सही है। बंदूक से निकली गोली शरीर में घुस जाती है, ये आपका यहाँ पे इनर्शिया के नियम में नहीं आता, ये आपका सेकेंड नियम में आता है, जो न्यूटन का दूसरा नियम है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, न्यूटन के दूसरे नियम का ये उदाहरण है, यानी आपका डी ऑप्शन। जिसमें जैसे कि आपका कोई खिलाड़ी होता है, क्रिकेट खिलाड़ी, वो कैच जब करता है तो गेंद को पीछे की तरफ थोड़ा खींचता है, अपने हाथ को जो है पीछे की तरफ खींचता है, गेंद उसके हाथ में जब आती है तो पीछे की तरफ खींचता है हाथ, ताकि जो है गेंद उसके हाथ में पूरा फिट बैठ सके, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। भू आकृतिक दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा गया है, तो कितने भागों में बांटा गया है, अगर यहाँ पे उत्तर करें बात तो 4 भागों में बांटा गया है। उसमें जो है अगर बात करें पहले पोर्शन की, तो पहला पोर्शन जो है उत्तर पर्वतीय भूभाग कह सकते हैं, उत्तर पर्वतीय भूभाग, उत्तर पर्वतीय भूभाग। दूसरे भाग की अगर आप बात करेंगे तो उसमें जो है बृहत मैदान आ जाता है, बृहत मैदान। और अगर आप तीसरे भाग की बात करें तो इसमें जो है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि की बात कर सकते हैं, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। और जो चौथा पोर्शन है उसमें क्या है कि भारतीय तट एवं द्वीपीय समूह, भारतीय तट व द्वीपीय समूह, द्वीपीय समूह, ठीक है। तो चारों चीज़ों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि अगला प्रश्न जो है क्या है। भारतीय इतिहास में किसको शासक निर्माता कहा जाता है, तो शासक निर्माता के रूप में जो सैयद बंधु हैं उनको जाना जाता है, सैयद बंधुओं को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। जहांगीर शाह की बात करें तो इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है, ठीक है, लंपट मूर्ख कहा जाता है। फर्रुखसियार की बात करेंगे, अगर फर्रुखसियार की बात करेंगे तो इसको घृणित कायर कहा गया है, घृणित कायर। और बंदा बहादुर की अगर बात करें तो इसने ही जो है किसकी, फर्रुखसियार की हत्या की थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे कभी पूछ ले तो मोहम्मद शाह जो है उसको रंगीला बादशाह के तौर पर जाना जाता है, तो वो भी आपको याद रखना है उसी में, उसको अलग से नहीं, उसको भी साथ में ही कोशिश आप करो कि वो भी आपका साथ में ही याद रहे आपको। औरंगजेब ने शिवाजी को कहाँ कैद करके रखा था, तो उसने जो है आगरा में कैद करके इनको रखा था। आगरा में जो है जयपुर भवन जो है, ठीक है, ध्यान रखना है, जयपुर में नहीं, जयपुर भवन आई है, वहाँ पे एक पैलेस है, उस पैलेस का नाम है जयपुर पैलेस। तो ये इनको जो है 1666 में कैद किया, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। औरंगजेब को जिंदा पीर के रूप में जाना जाता था, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके लिए। और औरंगजेब के द्वारा जो है सिखों के जो 9वें गुरु तेग बहादुर थे उनको भी जो है हत्या करवा दी गई थी, तो ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे इसका उत्तर करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। उर्मिया झील है, उर्मिया झील कहाँ है, उर्मिया झील की बात की जा रही है तो उर्मिया झील जो है आपके भारत में तो नहीं है, ये कहाँ पे है, ईरान में है, ध्यान रखना है, ईरान में है उर्मिया झील। ईरान की बात करेंगे, ईरान, तेहरान और यहाँ पे रियाल हो जाएगा, ठीक है। इसकी यहाँ पे राजधानी और ये आपकी करेंसी। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा डॉलर है, पाकिस्तान इस्लामाबाद रुपया है और नेपाल काठमांडू रुपया यहाँ पे चलता है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा।
कालाहारी मरुस्थल है, तो कालाहारी मरुस्थल जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में, अफ्रीका महाद्वीप में, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ग्रेट विक्टोरिया अगर कभी आपसे पूछे तो जवाब करेंगे ऑस्ट्रेलिया में है। अगर सहारा कहेगा तो भी आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अगर गोबी मरुस्थल की बात करेगा तो आपका एशिया में पड़ता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पेंटागोनिया की अगर पठार की बात करेंगे दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। एनीमोमीटर से मापी जाती है, तो एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर से जो है वायु की चाल को मापा जाता है, जो आपकी विंड की स्पीड होती है उसको यहाँ पे मेजर किया जाता है। अगर वायु की आर्द्रता की बात करेंगे तो हाइग्रोमीटर से किया जाता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर से यहाँ पे इसको जो है मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है उसको अल्टीमीटर, या जो आप कह सकते हैं दबाव जो होता है, प्रेशर होता है यहाँ पे जल का, उस चीज़ को भी अगर मापते हैं तो यहाँ पे समुद्र तल से ऊंचाई के रूप में जाना जाता है, तो अल्टीमीटर के रूप में। और समुद्र की जो गहराई वगैरह पता लगाते हो किससे कहते हैं? सोनार से कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे अल्टीमीटर आपको ध्यान रखना है, अल्टीमीटर। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे उत्तर करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। कोई पिंड ऊपर की ओर फेंका जाता है और वह लौटकर पृथ्वी पर आता है, इसकी स्थितिज अधिकतम होगी। यानी उसमें जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो अधिकतम कहाँ पर होगी? अधिकतम ऊंचाई जहाँ पर होगी वहाँ पर जो है किसी पिंड में जो फेंका गया है उसमें जो है क्या होगी? अधिकतम ऊर्जा होगी। जैसे कि मतलब आपको इस चीज़ को समझना है कि जब अगर आप कोई पिंड जो है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, मतलब सीधे तौर पर जो है आपने हाथ से उसको ऊपर की तरफ, ऐसे मतलब जो है आप यहाँ पे थे और यहाँ से आपने क्या किया कि किसी पिंड को जो है ऐसे ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ फेंका, तो इसका जो अधिकतम ऊर्जा होगी उसकी बात की जा रहा है, यानी उसका जो स्थितिज ऊर्जा। तो जब आप उसको ऊपर के फेंकते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है धीरे धीरे क्या होगी? घटती जाएगी, यानी उसकी स्पीड जो है धीरे धीरे कम होती जाती है, स्पीड कम होती जाती है। लेकिन जैसे इसकी स्थितिज ऊर्जा, यानी जो आपका जहाँ पे जाके रुकेगा, तो यानी सबसे ऊपर जहाँ पे जाके वो रुकेगा वहीं पे इसकी स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, क्योंकि फिर से जब ये नीचे गिरना शुरू होगा तो फिर से इसकी गति जो है क्या होगी? बढ़ जाएगी, फिर से इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसकी जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊंचाई होगी वहीं पे सबसे ज़्यादा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। आगे यहाँ पे जवाब करेंगे अगले प्रश्न का कि इसका सही उत्तर क्या होगा। भारत के अलावा बांग्लादेश अपनी सीमा को किस देश के साथ साझा करता है? तो बांग्लादेश जो है भारत के अलावा म्यांमार से सीमा साझा करता है, ना तो भूटान से करता है, ना तो लाओस से करता है, ना तो चाइना से करता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसका उत्तर क्या होगा? फटाफट जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए का दौरा किया। किस स्थान के बारे में पूछा जा रहा है? कौन से स्थान का दौरा किया? तो यहाँ पे चंपारण विद्रोह के रूप में जाना जाता है, जिसको नील विद्रोह के रूप में जाना जाता है, वो 1917 में, अगर कह सकते हैं भारत में जो है सबसे पहले जो है सत्याग्रह के रूप में जो यहाँ पे एक आंदोलन किया गया महात्मा गांधी के द्वारा, वो पहला यही था आपका चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो 1917 में किया गया। तो यहाँ पे इन्होंने जो है राजकुमार शुक्ल से मिले थे। लखनऊ समझौता जब 1916 में हुआ था तो उसी समय जो है राजकुमार शुक्ल से मिले थे लखनऊ समझौता में, ठीक है, लखनऊ समझौता। और किससे मिले थे? राजकुमार शुक्ल से, ये भी ध्यान रखना है। अगर आपका दांडी के पूछे तो दांडी, यहाँ पे दांडी मार्च आपका है जो कि साबरमती आश्रम से शुरू करके, साबरमती आश्रम से शुरू करके दांडी मार्च जो है, दांडी मार्च की बात करेंगे तो इसको जो स्टार्ट कब किया गया, तो इसको 12 मार्च को स्टार्ट किया गया, 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 से स्टार्ट करके 6 अप्रैल 1930 को इसको फिनिश किया गया था। इसमें जो है महात्मा गांधी अपने जो है 78 पूरे जो है विश्वास पात्र लोगों के साथ इस मिशन को शुरू किए थे, इस आंदोलन को उन्होंने शुरू किया था। और इसमें जो है टोटल उन्होंने जो है 390 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया था। अगर आपके माइल्स में पूछेगा तो 240 हो जाएगा, ठीक है, 240 मील्स उसको कहेंगे। और जब वही किलोमीटर में आपको पूछेगा तो 390 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। चौरी चौरा कांड की अगर आप बात करेंगे तो 4 फरवरी 1922 की डेट आपको याद रखना है, 4 फरवरी 1922 की डेट, जो कि आपका गोरखपुर में पड़ता है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या है।
निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में सहायता करती है? तो रेडियो संचार में जो मदद करने वाली आपकी है, यानी जिसमें रेडियो संचार वगैरह आपके स्थित हो, तो कौन होता है? आयन मंडल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी आपको ध्यान रखना है। अगर हम जो है सभी परतों की बात करें तो जो सबसे नीचे होती है वो होती है क्षोभ मंडल। ठीक है, जस्ट इसके ऊपर आपका जो है होता है समताप मंडल। इसके ऊपर होता है समताप मंडल। फिर इसके ऊपर आप देखेंगे तो इसके ऊपर होता है मध्य मंडल, जो आपका आपका आयन मंडल जो होता है, और इसके ऊपर आपका वायुमंडल। ठीक है, ये नहीं रहेगा आपका। तो वायुमंडल की बात की जा रही है, वायुमंडल। आयन मंडल वही है जहाँ पे रेडियो संचार वगैरह, और क्षोभ और समताप इसी के बीच में जो आपकी एरोप्लेन वगैरह उड़ती हैं। और ये जो समताप मंडल है इसी में आपका कभी कभी पूछ लेता है ओजोन मंडल जो है या ओजोन परत किस में स्थित है, तो आपका समताप में स्थित है, समताप मंडल में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, ओजोन लेयर जो है इसी समताप मंडल में ही आपकी स्थित है। तो आपका अलग से क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि ओजोन मंडल या ओजोन परत जो है किस मंडल में स्थित है, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का हल्का लड़ाकू विमान है? तो जो भारत का हल्का लड़ाकू विमान है उसका नाम क्या है? तेजस है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे तेजस है। यह एक जो है बहुउद्देशीय पराध्वनिक जो है लड़ाकू विमान है, मतलब बहुत तेजी गति से निकल जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। हाँ, अगर आपसे पूछ ले IAF के चीफ आपके करंट में कौन है, करंट की चीज़ जो है आपको कोशिश करना है कि एक बार एग्जाम से पहले अपडेट होकर जाना है। तो इस समय VR चौधरी हैं। ठीक है, VR चौधरी, VR चौधरी जो हैं, और 8 अक्टूबर को जो है वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है। गंजीफा, चारभर, नार, छरी किसके प्रकार हैं? देखो, गंजीफा की बात करेंगे। गंजीफा जो है एक कार्ड शैली का एक प्राचीन भारतीय खेल है, तो ये तो खेल हो गया। चार भर की बात करेंगे तो चार भर जो होता है क्या होता है कि ये जो है एक बोर्ड टाइप का रहता है, जिसमें जो है प्रत्येक खिलाड़ी के पास जो है 9 टुकड़े होते हैं, मतलब छोटे छोटे आप कह सकते हैं पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें 2 खिलाड़ी बनाए जाते हैं, 2 खिलाड़ी रहते हैं और उनके द्वारा खेला जाने वाला क्या है, एक पुराना खेल है। तो 2 तो यहाँ पे हमारे खेल में आ गए। नार छरी भी एक क्या है, खेल है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न को, अगला प्रश्न क्या है उसका जवाब करेंगे आप लोग। इसका सही उत्तर क्या होगा। भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो 1975 में जो पहला यहाँ पे कृत्रिम उपग्रह आपका लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, वो आपका यहाँ पे क्या नाम था उसका, आर्यभट्ट नाम था। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे इसरो की, तो इसरो जो है इसकी स्थापना कब की गई? तो इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई, 1969 को की गई। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे, बेंगलुरु में है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि बेंगलुरु में जो है इसरो का हेडक्वार्टर है। और अगर यहाँ पे बात करेंगे, इसके जो संस्थापक थे विक्रम साराभाई रहे हैं, और इसके जो प्रेजेंट में जो है चेयरमैन है, यानी करंट चीफ जो हैं इसके कौन है, तो यश सोमनाथ हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपके देखेंगे कि अगला प्रश्न जो है यहाँ पे क्या है। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो यहाँ पे कहाँ पे अवस्थित है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर सही आंसर की आपकी बात करेंगे तो कहाँ पे, हैदराबाद में है। ध्यान रखेंगे हैदराबाद में। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी, 1978 में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे कि अगला पॉइंट क्या है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? देखिए कितने भाग पूछ रखा है, तो अब यहाँ पे जो है आप जवाब कर देखिए, इसमें 22 भाग और 25 भाग दोनों चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपका कंफ्यूजिंग कर सकता है, लेकिन कितने भाग हैं तो आपका है लगाया है, कितने भाग थे आपका कहता या मूल संविधान कहता, तो हम जो है उसको जवाब करते। अगर आप करंट के हिसाब से देखिए, भाग है के हिसाब से देखेंगे तो 25 भाग हैं, वर्तमान में आपके 25 भाग हैं, लेकिन आपका 22 भाग जो है वो मूल संविधान में थे। तो दोनों चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है के हिसाब से, अगर प्रेजेंट के हिसाब से देखेंगे तो आपका 25 भाग, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कितने भाग थे आपका जो है मूल संविधान में कितने भाग थे, तो आपका 22 वहाँ पे रहना चाहिए। अगर आपका मूल संविधान की बात करेंगे
ठीक है, ये आपका मूल और वर्तमान हो गया। तो यहाँ पे मूल संविधान की जब बात करेंगे उसमें जो भाग थे वो कितने थे, 22 थे। अगर बात करेंगे आपका यहाँ पे आप भाग देख लीजिए, उसके बाद आर्टिकल की बात करेंगे 395। और यहाँ पे जब आपके पास एक पोर्शन और आता है जो आपके अनुसूचियाँ थी, अनुसूचियों की बात जब करेंगे तो आपके पास 8 अनुसूचियाँ, वर्तमान में जो है 25 भाग और यहाँ पे 465 हो जाएगा। और यहाँ पे अनुसूचियों की बात करेंगे तो 12 अनुसूचियाँ हो जाएंगी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर लैंग्वेज का भी आपसे पूछ लेगी तो 14 लैंग्वेज जो है आपके मूल संविधान में थी और वर्तमान में जो है आपकी 22 हैं। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है आपका क्या है, फटाफट जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार से वर्णित किया। तो एक राज्यों का संघ होगा, यहाँ पे ए आपका उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में जो है 28 राज्य हैं और जो संघ शासित हैं उनकी बात करेंगे तो आपके 8 हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे संघ शासित 8 हैं, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए और इसका उत्तर करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो जो भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं, तो जो लोकसभा का सदस्य होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री, यानी जो लोकसभा सदस्य होते हैं अधिकतर समय जो है उसी में होता है। अब यहाँ पे और चीज़ होता है जैसे कि संघ की जो वास्तविक कार्यपालिका होती है, यानी जो केंद्र होता है उसकी जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं वो किस में होती है, मंत्रिपरिषद में होती है। जो लोकसभा में अपना जो है कह सकते बहुमत प्राप्त की थी, जिसका एक मुखिया होता है, जिसका जो लीडर किया मतलब चुना जाता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। लेकिन अब आपके दो अपवाद के रूप में है, जो आपके यहाँ पे लोकसभा के सदस्य नहीं थे, दो अपवाद में आपके आते हैं। तो अपवाद थे जो लोकसभा के सदस्य ना होकर वो राज्यसभा के सदस्य थे, और दोनों क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। जैसे कि मोदी हैं, क्या है कि जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय लोकसभा के सदस्य थे, बाकी और लोग भी आपके लोकसभा के सदस्य थे, लेकिन 2%। वो 2% कौन कौन है, एक आपकी हमारी जो पहली जो है महिला प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी, उसके बाद जो दूसरे पर्सन थे वो कौन थे, आपके मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी, दोनों लोग जो है जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय जो है ये राज्यसभा सदस्य थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे और अगला पॉइंट आपका देखेंगे यहाँ पे कि इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। कृषि मूल्य का समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है, तो जो कृषि मूल्य होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप कह सकते हैं, एमएसपी जिसको आप कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कृषि मूल्य आयोग के द्वारा जो है इसको निर्धारित भी किया जाता है, ठीक है। तो भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है एक क्या होता है, एक मूल्य तल होता है, यानी आपने किसी चीज़ का रेट, जैसे कि मान लीजिए जो है 2650 किसी चीज़ का रेट, मान लो इस बार गेहूँ का रेट इतना फिक्स कर दिया गया, तो क्या होगा कि अब कोई भी पर्सन जो है, कोई भी व्यापारी इस रेट से नीचे नहीं खरीदेगा, इससे ऊपर खरीद सकता है लेकिन इस रेट से नीचे कोई भी खरीदारी नहीं करेगा। ये होता है जो है यहाँ पे क्या होता है, एक मूल्य तल कि मतलब इससे नीचे आपको नहीं खरीदना, ये आपका एक बेस प्राइस रख दिया जाता है, आधार रख दिया जाता है। तो उसी चीज़ की बात यहाँ पे की गई है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपके वीडियो आपके अवेलेबल हैं ऑलरेडी, आपके जो है यहाँ पे 2023 के कृषि मूल्य आयोग के जो आपके द्वारा जारी किया गया था उसको हमने जो ऑलरेडी अपलोड किया था, तो आप उसको देख सकते हैं। प्रश्न है, भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था। तो पहला जो आधुनिक उद्योग कौन सा था, तो लौह एवं इस्पात उद्योग था, ठीक है। तो लौह एवं इस्पात उद्योग, इसको जो है 1907 में स्थापित किया गया था, 1907 में इस्टेब्लिश किया गया। कहाँ पे किया गया, तो जमशेदपुर में किया गया, जो वर्तमान आपके झारखंड में पड़ता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, जमशेद जी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगर आपसे कभी बोले जमशेदपुर जो है आपका किस नदी के किनारे है, तो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है, ये जो आपको याद रखना है। प्रश्न, निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील, ठीक है, कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो कौन सी झील है, उस झील का नाम आपका क्या हो जाएगा, विक्टोरिया झील, ठीक है, ध्यान रखना विक्टोरिया लेक। और विक्टोरिया लेक की सबसे बड़ी जो खासियत है, इससे जो है निकलती है नील नदी। नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है और ये अपना जल गिराती है भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में। और मिस्र को कहा जाता है नील नदी का वरदान, ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आसवान डैम भी नील नदी पर ही सिचुएटेड है। तो इन सब पॉइंट्स आपको छोटे छोटे याद रखने हैं। तो आपका इसका वीडियो जो कंप्लीट होगा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दिया जाए, टेलीग्राम पे जुड़े, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।